नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। 15 अगस्त का दिन उस आजादी का जश्न है जिसे पाने के लिए देश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी। फिजा में घुली ये आजादी की महक उस संघर्ष की गवाह है जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है, जब राष्ट्रगान की धुन पर 140 करोड़ दिल एक साथ धड़कते हैं और जब अशोक स्तंभ का शेर देश के पराक्रम की कहानी को बयां करता है, तब हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। आजादी के कल के इस पावन पर्व पर हम अपने इन राष्ट्र प्रतीकों के असली मूल और इनके पीछे छिपे लंबे इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए जाते हैं। भारत के कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं और हर प्रतीक का अपना विशेष महत्व है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की, जो हमारी आन बान शान की पहचान है। तिरंगा सिर्फ पहचान नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के संघर्ष की कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। आज जिस तिरंगे को हम गर्व के साथ सलाम करते हैं, वो कई बदलावों से गुजरने के बाद वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तिरंगे के डिजाइन में समय समय पर बदलाव हुए और आखिरकार 1947 में इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के शुरुआती स्वरूपों में से एक 1906 में सामने आया। इसमें 3 रंगों के साथ साथ कमल के फूल, वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी शामिल किए गए थे। 1907 में तिरंगे के डिजाइन में एक और बदलाव हुआ। इसमें केसरिया, पीला और हरा रंग शामिल किया गया। ध्वज पर कमल के फूलों के साथ सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी मौजूद थे। 1917 में तिरंगे का एक अलग स्वरूप सामने आया। इसमें लाल और हरे रंग के साथ 7 सितारे और यूनियन जैक शामिल था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक नए ध्वज का प्रस्ताव रखा। इस डिजाइन के बीच में चरखे को जगह दी गई। 1931 में केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला ध्वज सामने आया। इसके बीच चरखा बनाया गया था। यही डिजाइन आगे चलकर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का आधार बना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसके बाद यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बन गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही यही तिरंगा भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि देश की आजादी, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा पूरे देश में सम्मान के साथ फहराया जाता है। सभी देशवासी इसे सलाम करते हैं। अशोक स्तंभ, शीर्ष पर 4 शेर, चारों शेर 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख किए हुए पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। हालांकि राष्ट्रीय चिन्ह में केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अबेकस की पट्टी पर हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बैल, शेर और धर्म चक्र बना है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को सरकारी दफ्तरों और अदालतों की मोहरों से ब्रिटिश राज का ठप्पा मिटा दिया गया। अशोक स्तंभ, सांची के स्तूप और ताजमहल में से किसी एक को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने की बात हो रही थी, तो कुछ लोग धान, गेहूं की बालियां, हल के साथ बैलों की जोड़ी, हाथी, शेर और बरगद वृक्ष का भी प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन अशोक स्तंभ प्राचीन सभ्यता, नैतिक शासन और कानून का प्रतीक था। इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर लंबी बहस के बाद नेहरू, पटेल और अंबेडकर समेत सभी नेता अशोक स्तंभ के नाम पर एकमत हो गए। इसके बाद डिजाइन पर काम शुरू हुआ। देश भर के कला स्कूलों से छात्रों और कला के विशेषज्ञों से डिजाइन बनवाए गए, लेकिन कोई डिजाइन रास नहीं आई। तब प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस और उनकी टीम को राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। फिर उन्होंने साल 1949 में कागज पर जो अशोक स्तंभ बनाकर दिया, वही आज मुद्रा, सरकारी दस्तावेज और पासपोर्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर दिखता है। जिस अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अशोक स्तंभ को प्रतीक चिन्ह बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनवाया था। शासन बदला और स्तंभ भी मिट्टी में दबकर कहीं खो गया था। जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑटेल की पुरातत्व में रुचि थी। उन्होंने साल 1904-05 में सरकार के साथ मिलकर खुदाई करवाई, जिसमें अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा यानी शेर वाला हिस्सा मिला, जो करीब 7 फुट ऊंचा था।
जबकि पूरा स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचा था। लेकिन खुदाई में पूरा स्तंभ खड़ा नहीं मिला, बल्कि टुकड़ों में मिला, जो आज सारनाथ में सुरक्षित रखा गया है। अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है, जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी, तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में संशोधित किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रगान जो हमारे दिलों में धड़कता है, हमें राष्ट्र प्रेम की ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, वो राष्ट्रगान आज से करीब 115 साल पहले 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। राष्ट्रगान की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्र कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्होंने 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। जन गण मन को राष्ट्रगान बनने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। जब आजादी की रात संविधान सभा पहली बार बैठी तो उसका समापन जन गण मन से ही हुआ था। 1947 में ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल से देश का राष्ट्रगान बताने को कहा गया, तो यूएनजीए को जन गण मन की रिकॉर्डिंग दी गई थी। एक चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया था कि दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने ऑर्केस्ट्रा पर जब जन गण मन गुंजा तो सबने इसकी धुन को सराहा। हालांकि औपचारिक रूप से तब तक इसे राष्ट्रगान घोषित नहीं किया गया था। 24 जनवरी 1950 को जब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए सभा बैठी, तब इसी दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया था। राष्ट्रगान को लेकर भी कुछ नियम हैं जिनके पालन करने की अपेक्षा हर भारतवासी से की जाती है। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। देशवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो या गाया जा रहा हो, वो अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है। अब बात राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। देश की आजादी का अलग जगाने वाला वंदे मातरम गीत महज एक साहित्यिक रचना या किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि ये वो खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और यह गीत संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। 1982 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ में ये पहली बार छपा। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। 2026 संशोधन विधेयक में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी समान वैधानिक संरक्षण दिया गया है। वंदे मातरम के गायन को रोकने या गायन से जुड़ी सभा में बाधा पहुंचाने पर धारा 3 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन सिर झुकाकर हम नमन करते हैं अपनी पहचान को। हम आप तक अपने राष्ट्र प्रतीकों की वो गौरव गाथा पहुंचा रहे हैं जो हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा कर देती है।
गंगा देश की जीवन रेखा, मोक्षदायिनी, पवित्रता की पर्याय, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का आधार, देशवासियों के रग रग में गंगा नदी के प्रति सम्मान है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये नदी भारतीय सभ्यता और पहचान का प्रतीक है। इसे सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। देश भर के करोड़ों लोग गंगा नदी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। भारत में सैकड़ों नदियां हैं जो यहाँ के इतिहास, संस्कृति, खेती और सभ्यता को आकार देती आई हैं। इनमें से कुछ नदियों की कहानी बहुत अलग है, तो कुछ का इतिहास बहुत रोचक। गंगा एक ऐसी ही नदी है जिसे देश की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब बात राष्ट्रीय मुद्रा रुपया की, जो भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है और राष्ट्रीय धन के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। रुपया का भारत में इतिहास शेर शाह से शुरू होती है। जब हुमायूं को हराकर अफगान शासक शेर शाह सूरी ने उत्तरी भारत पर राज करना शुरू किया, तो शेर शाह सूरी ने भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग मुद्राओं का चलन देखा, तो उन्हें इसमें एक रूपता लाने की जरूरत महसूस हुई और उसने पहली बार अपने द्वारा चलाई गई मुद्रा को रुपया नाम दिया। माना जाता है कि रुपया शब्द का जन्म रौप्य शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ चांदी होता है। क्योंकि उस समय ये सिक्के चांदी के होते थे, इसलिए इन्हें रुपया कहा जाने लगा। मुगलों ने भी रुपए को ही अपने साम्राज्य की औपचारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, लेकिन जैसे जैसे शासक बदलते गए, वैसे वैसे उनके रुपयों में भी परिवर्तन आता गया। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा, तो हाथ से ढाले गए सिक्कों की जगह अच्छी तरह से गढ़े और मशीन से ढाले गए सिक्के चलन में आ गए। समय के साथ साथ रुपए ने भारत से बाहर का सफर भी तय किया। व्यापारियों के जरिए रुपया पूर्वी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व एशिया और आज के पापुआ न्यू गिनी तक जा पहुंचा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई और पड़ोसी देशों में आज भी मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। कागजी रुपए की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक एक निजी बैंक द्वारा की गई थी। वचन पत्र के रूप में पहला 1 रुपए का नोट 1917 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय फूल कमल भारतीय परंपरा में पवित्रता, ज्ञानोदय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। कमल को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे भारतीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में इसकी गहरी जड़ों के कारण राष्ट्रीय फूल चुना गया। कमल का फूल सनातन में धन की देवी लक्ष्मी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, कमल का फूल जीवन में कठिनाइयों और बुराइयों के बीच भी पवित्र और अछूते रहने का संदेश देता है। ये देश की समृद्ध विरासत और प्रकृति के प्रति जुड़ाव का प्रतिनिधित्व भी करता है। राष्ट्रीय फल आम प्रचुरता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक है, जो भारत की भरपूर फसल का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का प्रतीक है। भारत में आम की खेती 4 से 5 हजार साल पुरानी है। वैदिक साहित्य, पुराणों और उपनिषदों में इसे अम्र फल कहा गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर भारत के हर कोने में आम की पैदावार होती है। ये उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति और परंपरा में पूजा पाठ से लेकर शादियों और त्योहारों तक में आम के पत्तों का इस्तेमाल होता है। इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। बरगद के पेड़ को इसके विशाल संरचना, लंबी उम्र और गहरी जड़ों के कारण भारत का राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया, जो देश की अखंडता, एकता और अमरता का प्रतीक है। जिस तरह से इसकी शाखाएं और जड़ें दूर दूर तक फैलकर नया विस्तार लेती हैं, उसी तरह से ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मों में इसे अत्यंत पवित्र, अमर और ज्ञान का प्रतीक माना गया है।
देश ने आजादी की 80वीं सालगिरह मना ली है। ऐसे में आज हम आपके सामने लाए हैं हमारे उन राष्ट्रीय प्रतीकों के बनने और चुने जाने की वो अनकही दास्तां जो हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित कर देगी। शक्तिशाली, फुर्तीला और देखने में आकर्षक, यही है बंगाल टाइगर की पहचान। बंगाल टाइगर भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। 8 नवंबर 1972 को बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का बंगाल टाइगर से संबंध 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है, जब से सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पर उकेरा गया था। उस पूर्व आर्यन समाज में बाघ के साथ साथ मोर और गाय जैसे कई और जानवरों की भी पूजा की जाती थी। आर्य पूर्व सभ्यता के प्राचीन देवता शिव के साथ हमेशा एक बाघ रहता था, जिसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो की मोहरों में मिलता है। उत्तरी भारत में बघेल राजपूत नाम का समुदाय आज बाघ उपासकों का वंशज है, इसलिए वे कभी बाघों का शिकार नहीं करते। बाघ चोल साम्राज्य का भी प्रतीक था। सनातन में मां दुर्गा बाघ को अपने वाहन के रूप में उपयोग करती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों में इनकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। ये प्रजाति पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती हैं। 2023 में जारी नवीनतम अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार देश में अनुमानित 3682 बंगाल टाइगर हैं। भारतीय मोर सुंदरता, गरिमा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में मोर की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। मोर हिंदू और बौद्ध मान्यताओं परंपराओं का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख पहनना पसंद करते थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय मोर को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे, इसलिए मोर को आनंद, खुशहाली, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मस्तमौला विशाल शरीर का मालिक, भारतीय विरासत की पहचान हाथी, राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में भारत में पहचान मिली है। हाथी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हाथी को एक बुद्धिमान और स्थिर स्वभाव वाला पशु माना गया है और इसके कई प्रतीकात्मक महत्व भी हैं। हाथी का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है और इसे ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को हाथी के सिर वाला देवता माना जाता है, जो बुद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। हाथी की सूंड को ऊपर उठी हुई अवस्था में दिखाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। रामायण में हाथी शत्रुंजय का उल्लेख है, जो श्री राम का प्रिय हाथी था। उन्हें वनवास के लिए दान किया गया था। माता लक्ष्मी के एक रूप गजलक्ष्मी का वाहन भी सफेद हाथी ही है। इसके अलावा ऐरावत जैसे हाथी का वर्णन भी ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। ऐरावत, जो एक दिव्य सफेद हाथी है, भगवान इंद्र का वाहन है। ऐरावत को वर्षा, उर्वरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। किंग कोबरा को राष्ट्रीय सरीसृप का दर्जा हासिल है। खास बात यह है कि यह एकमात्र सर्प है जो अपने अंडे देने के लिए पेड़ों पर घोंसले बनाता है। किंग कोबरा को भारत के कई हिस्सों में भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग माना जाता है। ये एशिया के सबसे अधिक खतरनाक सांपों में से एक है। ये घने वन के अलावा खुले जंगल,
बांस के घने जंगल और नदियों के पास रहना पसंद करते हैं। गंगा डॉल्फिन हमारी पवित्र नदियों में जलीय जीवन के संरक्षण का प्रतीक है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा हासिल है। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मीठे और स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। ये नदी के इकोसिस्टम और पानी की स्वच्छता की सूचक भी मानी जाती हैं। डॉल्फिन के इस प्रजाति को स्थानीय रूप से सूंस कहा जाता है। और इसी के साथ वीरों की गाथा के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।